भाई, सोल लैंड 2 लेटेस्ट एपिसोड 154 देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं कौन सा नशा करके स्टूडियो वाले एपिसोड को बना रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे सोल लैंड लवर्स जिस सीन को देखने के लिए इतने दिनों से वेट कर रहे थे, स्टूडियो ने उसको ही डिलीट कर दिया। स्टूडियो ने शाओ शाओ वर्सेस जुएचिन की फाइट और साथ ही युहाओ वर्सेस टैंग वुटुंग की फाइट को डिलीट कर दिया है। लगभग नॉवल के 6 से 7 चैप्टर्स को स्किप करके उससे आगे की स्टोरी को कंटिन्यू किया है, और तो आज के सिर्फ 15 मिनट के एपिसोड में नॉवल की 10 चैप्टर्स को मिला के बनाया है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि सोल लैंड की स्टूडियो वाले इतना सीन कट क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 2027 आने से पहले ही सोल लैंड 2 को एंड कर देना चाहते हैं, इसीलिए मैं इस नॉवल को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अगर आपने सोल लैंड 2 का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लें, जिससे आगे नॉवल की स्टोरी को समझने में आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ लेटेस्ट एपिसोड एंड हुआ था। जैसे कि हमें पता है कि सभी फाइट के लिए रेडी हो गया था, तो अब आगे। क्योंकि तुम सच में लड़ना चाहती हो तो शुरू करो। बर्फीली हवाओं और आसमान छूती लहरों के बीच स्नो एम्प्रेस की ठंडी नजर सीधा सी प्रिंसेस और उसकी बेटी पर टिक गई। उसकी आवाज में सिर्फ ठंड ही नहीं, खतरनाक गुस्सा भी था। प्रिंसेस ऑफ द सी, क्या तुम आज सच में अपनी जान देने पर तुली हुई हो? लेकिन सामने सी प्रिंसेस की आंखों में भी डर नाम की चीज नहीं थी। उसने ठंडी सांस छोड़ी और कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम असली हो, नकली हो या कोई स्पिरिट हो। मेरी छोटी बेटी मेरी वारिस है। उसकी रगों में मर्फोक रॉयल ब्लड बह रहा है, और अगर वो मर गई तो पूरी मर्फोक रेस खत्म हो सकती है। उस हालात में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। ये घटिया इंसान आज मरेंगे। इतना बोलते ही उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अगला ही पल पूरा समुद्र हिल गया। बेइंतहा समुद्री पानी पल भर में वाटर एरोज में बदल गया और सीधा हवा में तैर रहे हो युहाओ, टैंग वुटुंग और स्पिरिट्स की तरफ टूट पड़ा। स्नो एम्प्रेस ने ठंडे चेहरे के साथ जवाब दिया, अच्छा तो देखते हैं आज कौन मरता है। आइसी वॉर गॉड्स आर्मर से गहरी नीली रोशनी फूट पड़ी। ऊपर बढ़ते वाटर एरोज समुद्र में लौटने से पहले ही बर्फ के क्रिस्टल बन गए। उसी वक्त आइस एम्प्रेस ने अपने हाथ नीचे दबा दिए और अगले ही पल चम चुके आइस एरोज ने अचानक दिशा बदली और नीचे की तरफ बिजली की रफ्तार से टूट पड़े। स्टार अनीस मिस्टीरियस आइस क्रास ने स्टार अनीस आइसी कोआगुलेशन रिलीज कर दिया। आसपास की सारी आइस एलिमेंट एनर्जी पागलों की तरह उसकी तरफ खींची जाने लगी। ये आइस सी सिर्फ सी प्रिंसेस का होम ग्राउंड नहीं था, यहाँ आइस टाइप स्पिरिट्स को भी पूरा फायदा मिल रहा था। तभी एल्बाई के शरीर से चमकती सफेद रोशनी फूटी। उसके आसपास की हवा पागल होने लगी। आइस बेयर किंग्स ब्लिजर्ड। अचानक आसमान और समुद्र दोनों बदलने लगे। बड़ी बड़ी लहरों के पीछे आंधी और बादल एक साथ गरजने लगे। एक खतरनाक जंग शुरू होने वाली थी। स्काई ड्रीम आइसवर्म भी गोल्डन लाइट में बदलकर टैंग वुटुंग के सामने आ गया। टैंग वुटुंग ने अपना हाथ उठाया। एक हाथ में लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड, दूसरे हाथ में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर। हवा में तैरते हुए उसके शरीर से जबरदस्त गोल्डन ऑरा फूट रहा था। वो नहीं हिल रही थी, लेकिन जो भी उसके अगले अटैक का शिकार बनता उसके लिए बचना मुश्किल था। लेकिन इस बार सी प्रिंसेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी थी। उसने आइस सी से पानी के बहुत बड़े पिलर्स आसमान में भेजे, जो सीधा हुओ युहाओ और टैंग वुटुंग की तरफ आ रहे थे। चाहे अल्टीमेट आइस सोल पावर उन्हें फ्रीज कर भी दे, अंदर बहने वाला लगातार पानी जमने के बाद भी बर्फ के टुकड़ों को सीधा उन दोनों की तरफ धकेल देता। और सबसे बड़ी बात, सी प्रिंसेस कोई आम सोल बीज नहीं थी। वो 6 लाख साल से भी ज्यादा कल्टीवेशन कर चुकी थी और पूरे समुद्र की रूलर थी। उसने पहले ही समझ लिया था कि स्नो एम्प्रेस सिर्फ हुओ युहाओ की पावर यूज कर रही थी। सोल स्किल्स और टेक्निक्स में शायद वो टक्कर दे सकती थी, लेकिन प्योर पावर के मामले में स्नो एम्प्रेस उसके सामने नहीं टिक सकती थी। इसीलिए उसने सबसे सीधा तरीका चुना, क्रशिंग पावर। चाहे उसके शरीर पर कितना भी प्रेशर पड़े, वो हुओ युहाओ को सीधा सोल पावर से दबा देना चाहती थी। और उसके बाद सी प्रिंसेस ने गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज के साथ नीली लाइट रिंग्स हवा में फैलने लगी और सीधा हुओ युहाओ और टैंग वुटुंग की तरफ बढ़ने लगी। स्नो एम्प्रेस और टैंग वुटोंग ने तुरंत अपनी हियरिंग बंद कर दी, लेकिन उसका गाना सिर्फ आवाज नहीं था, वो एक स्पिरिचुअल अटैक था। और सिर्फ कान बंद करना बेकार था। अगर हुओ युहाओ होश में होता तो उसके पास रोकने का तरीका जरूर होता, लेकिन अब स्नो एम्प्रेस सिर्फ उसका शरीर कंट्रोल कर रही थी, उसकी स्पिरिचुअल पावर नहीं। और 3 आइड गोल्डन लायन स्कल ऑफ डेस्टिनी के फ्यूजन के बाद अब वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अचानक एक भयानक चक्कर जैसा एहसास सबकी तरफ बढ़ने लगा। सी प्रिंसेस की स्पिरिचुअल पावर हद से ज्यादा थी। उसके सोल पावर और स्पिरिचुअल शॉकवेव्स के प्रेशर में स्नो एम्प्रेस अपनी असली अटैक पावर तक रिलीज नहीं कर पा रही थी। उसकी स्ट्रेंथ किसी अल्टीमेट डोलुओ से कम नहीं थी। और क्योंकि हुओ युहाओ और टैंग वुटोंग मार्शल सोल फ्यूजन भी नहीं कर पा रहे थे, वो एक हारी हुई जंग लड़ रहे थे। सी प्रिंसेस ने ठंडी नजर से सामने देखा। मोटी बर्फ के अनेक ब्लॉक्स हुओ युहाओ और बाकी सबको पीछे धकेल रहे थे, और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसे पता था जीत अब उसकी थी। मेरी प्यारी बेटी, माँ तुम्हारा बदला लेगी।
अगर तुम सच में फ्यूचर में मर जाती हो तो मैं तुम्हारी आत्मा के लिए अनगिनत इंसानी जिंदगियों का इस्तेमाल करूंगी। स्नो एम्प्रेस दांत पीस रही थी और अपनी तरफ आ रहे भयानक अटैक्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर आईसी वॉर गॉड्स आर्मर ना होता तो वो बहुत पहले ही टूट चुकी होती। आखिर हुओ यूहाओ अभी तक टाइटल डोलुओ नहीं बना था। हाँ, उसके पास सोल कोर था, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल टाइप सोल कोर था। इसी वजह से उसकी सोल स्किल्स की पावर और लिमिट्स दोनों बंधी हुई थी। स्पिरिट्स की मदद से उसे बूस्ट मिल रहा था, लेकिन उस बूस्ट की भी एक हद थी। अगर हुआ यूहाओ होश में होता और टैंग बुतोंग के साथ हाउडोंग पावर यूज कर पाता तो शायद वो और देर तक टिक सकता था। लेकिन अब स्नो एम्प्रेस की लिमिट टूटने लगी थी। आईसी वॉर गॉड्स आर्मर का बूस्ट भी उसे अल्टीमेट डोलुओ के लेवल पर नहीं रख पा रहा था। अब क्या करें? क्या सब कुछ यहीं खत्म होने वाला है? हुआ यूहाओ अभी अभी एक गॉड से कनेक्शन बना पाया था। फ्यूचर में उन सबको आज़ादी दिलाने का सबसे बड़ा चांस वही था। क्या वो सच में यहीं मर जाएगा? तभी बूम, एक ज़बरदस्त मेटल जैसी आवाज़ गूंज उठी और उसी पल हुआ यूहाओ के पास एक चमकदार गोल्डन लाइट फूट निकली। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो गोल्डन लाइट तेज़ी से उठते आइस ब्लॉक्स को रोकने लगी। समुद्र का पानी पूरी ताकत से उसे धकेल रहा था, लेकिन वो मोटा आइस ब्लॉक जरा भी नहीं हिला। सबका ध्यान एक साथ टांग बुतोंग की तरफ गया। हाँ, ये ज़बरदस्त गोल्डन लाइट टांग बुतोंग की बॉडी से आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसकी पीठ से एक बड़ा पर्पल गोल्डन सन निकल रहा था। ये थी उसकी 8th सोल स्किल, रेडिएंट सन्स ड्रैगन डांस। रेडिएंट सन्स ड्रैगन डांस से निकलने वाली एनर्जी लगातार प्रेशर और पावर रिलीज कर रही थी, जो प्रिंसेस ऑफ द सी के अटैक को रोक रही थी। लेकिन स्नो एम्प्रेस और प्रिंसेस ऑफ द सी दोनों समझ गई थी कि टांग बुतोंग इस स्किल को ज़्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाएगी। आखिर ये एक सोल स्किल थी और हर सोल मास्टर की लिमिट्स होती हैं। प्रिंसेस ऑफ द सी ने ठंडी हंसी हंसी। उसने तुरंत समझ लिया कि ये टांग बुतोंग की आखिरी कोशिश थी। उसका गाना और भी ज़्यादा मधुर होने लगा और उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को उसमें डालना जारी रखा। लेकिन उसने अपनी सबसे पावरफुल सोल स्किल्स एक्टिवेट नहीं की। वजह सिंपल थी, पहले हुआ यूहाओ उसके सबसे डेंजरस अटैक को न्यूट्रलाइज करके सील कर चुका था। इसी वजह से अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जब जीत उसके हाथ में थी तो उसे जल्दी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो जानती थी कि सोल पावर के मामले में वो टांग बुतोंग और हुआ यूहाओ दोनों से ज़्यादा देर तक टिक सकती है। स्नो एम्प्रेस ने गहरी सांस ली और आइस एम्प्रेस की तरफ देखा। आइस एम्प्रेस ने धीरे से सिर हिला दिया और हुआ यूहाओ की तरफ तैरने लगी। अचानक हुआ यूहाओ की बॉडी से स्नो एम्प्रेस की इमेज निकली और आइस एम्प्रेस के साथ मर्ज हो गई। अगले ही पल एक चमकदार आइस जेड लाइट फूट निकली और उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ने लगी। आइस एंड स्नो एम्प्रेस प्राइड, ये शायद उनका आखिरी मौका था। उन्हें पता था कि बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें आखिरी सांस तक लड़ना ही था। लेकिन अगला पल सबकी सोच से बाहर था। जैसे ही आइस एंड स्नो एम्प्रेस प्राइड एक जाइंट पिलर ऑफ लाइट में बदला और प्रिंसेस ऑफ द सी की तरफ आइस ब्लॉक को धकेलने लगा, टांग बुतोंग ने अटैक करने के बजाय अपने रेडिएंट सन्स ड्रैगन डांस को अपने पास ही रखा, जैसे उसने लड़ना ही छोड़ दिया हो। पांचों स्पिरिट्स हैरान रह गईं। टांग बुतोंग आखिर कर क्या रही थी? पर्पल गोल्डन सन की प्रोटेक्शन के अंदर हवा में तैरती टांग बुतोंग ने धीरे से अपने माथे को छुआ और उसी पल उसकी 9th सोल रिंग चमक उठी। हुआ यूहाओ ने फ्यो से कभी 9th सोल स्किल यूज करते नहीं देखा था। उनके बीच कितनी भी नजदीकी हो, सोल स्किल्स हर सोल मास्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। और अब जब मौत सामने खड़ी थी, टांग बुतोंग ने पहली बार अपनी ब्लड रेड 9th सोल रिंग एक्टिवेट कर दी। लाल रोशनी हर तरफ फैलने लगी। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस तुरंत समझ गई कि टांग बुतोंग क्या करने वाली थी। उसने रेडिएंट सन्स ड्रैगन डांस अटैक के लिए यूज नहीं किया था, वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए यूज कर रही थी, क्योंकि वो अपनी 9th सोल स्किल को कंप्लीट होने का वक्त दे रही थी। और साफ था, उसकी 9th सोल स्किल को एक्टिवेट होने से पहले चार्ज होने के लिए बहुत वक्त चाहिए था। प्रिंसेस ऑफ द सी का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसकी आंखें तुरंत गोल्डन हो गईं और उसने बिना सोल पावर की परवाह किए अपनी जाइंट फिश टेल हिला दी और उसी पल उसकी पीठ के पीछे एक गोल्डन इमेज उभर आई। जैसे ही हवा के बीच एक नीला हेक्सागोनल क्रिस्टल उभर कर सामने आया, इमेज ने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और उसी पल जब प्राइड ऑफ द आइस एंड स्नो एम्प्रेस अपना खतरनाक अटैक करने वाली थी, तभी उसका पूरा वार इस क्रिस्टल ने रोक दिया। अटैक एक ही सेकंड में खत्म हो गया और प्रिंसेस ऑफ द सी को एक खरोच तक नहीं आई। स्नो एम्प्रेस की आंखें शॉक से फैल गईं। क्या ये ओशन हार्ट है? ओशन हार्ट कोई आम सोल स्किल नहीं थी, ये एक लेजेंडरी सुपर सोल स्किल थी जिसे सिर्फ गोल्डन ब्लड लाइन वाले मर्फोक ही कंट्रोल कर सकते थे। इसकी असली ताकत और भी ज्यादा डरावनी थी। ये अपने यूजर को किसी भी एनर्जी बेस्ड अटैक से एक बार पूरी इम्यूनिटी दे सकती थी और सिर्फ इतना ही नहीं, सामने वाले अटैक की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करके उसे अपने अगले अटैक में मिला भी सकती थी। जैसे ही प्रिंसेस ने ओशन हार्ट को पकड़ा, प्राइड ऑफ द आइस एंड स्नो एम्प्रेस की पूरी एनर्जी उसके अंदर समा गई। अगले ही पल उसका पूरा शरीर चमकते हुए सुनहरे रंग में बदल गया। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह बढ़ने लगी और पूरी आइस सी में भयंकर लहरें उठने लगी। प्रिंसेस ऑफ द सी ने ओशन हार्ट को आसमान की तरफ उठाया और तुरंत एक नीली रोशनी का भयंकर पिलर सीधा टांग बुतोंग की तरफ आसमान में फूट निकला। इस अटैक के अंदर वाटर एलिमेंट एनर्जी, अल्टीमेट आइस एनर्जी और प्रिंसेस ऑफ द सी की खुद की स्पिरिचुअल पावर एक साथ खुल चुकी थी।
और इसी अटैक को ओशन हार्ट का कर्स कहा जाता था। ये उसका सबसे पावरफुल अटैक था। जैसे ही नीली रोशनी निकली, आइस सी के ऊपर का पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया। हर तरफ बिजली चमकने लगी, जैसे पूरा आसमान टूटकर नीचे गिरने वाला हो। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस दोनों सामने आ रहे उस भयंकर अटैक को देखकर सन्न रह गई। स्टार अनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास डर से कांपने लगी और लिटिल बैस के मुंह खुले के खुले रह गए। नीली रोशनी सीधा टैंगो टोंग की तरफ दौड़ रही थी और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा रही थी। स्नो एम्प्रेस को अच्छी तरह पता था कि ये कितना खतरनाक था। प्रिंसेस ऑफ द सी ने ओशन हार्ट का इस्तेमाल सिर्फ तब किया था क्योंकि उसे टैंगो टोंग की 9th सोल स्किल से असली खतरा महसूस हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ओशन हार्ट को दोबारा यूज करने के लिए 1 महीना रिचार्ज होना पड़ता था। लेकिन इस वक्त टैंगो टोंग जैसे अपनी ही दुनिया में खो गई थी। उसके चेहरे पर रिएक्शन का एक भी निशान नहीं था। तभी एक सुनहरी रोशनी उसके सामने चमकी। लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड। क्रिटिकल मोमेंट पर स्काई ड्रीम आइसवर्म ही एकलौता था जो अभी तक शांत था। उसे पता था कि वो ये अटैक रोक नहीं सकता, लेकिन वो बस टैंग बूटोंग के लिए कुछ और पल खरीदना चाहता था। उसके दिमाग में हुओ युहाओ और टैंग बूटोंग की सारी यादें घूमने लगी और फिर एकदम से बेहोश हुओ युहाओ की आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में डर भी था और एक मजबूत इरादा भी। वुटोंग। एक तेज रोशनी चमकी। उसने बिना सोचे चारों स्पिरिट्स को एक तरफ फेंक दिया और सीधा टैंग बूटोंग के सामने आ खड़ा हुआ। जब नीली रोशनी उससे सिर्फ 3 मीटर दूर थी, उसने अपना हाथ बढ़ाया, लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड को टैंग बूटोंग से छीना और उसे पीछे धकेल दिया। फिर वो मुड़कर सीधा टैंग बूटोंग की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वो फिर से बेहोशी में चला गया। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि ये अटैक क्या था। उसका जागना सिर्फ उसके सबकॉन्शियस की वजह से हुआ था, लेकिन उसके लिए यही काफ़ी था। अपने प्यार के लिए ये सब सह लेना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। स्काई ड्रीम आइसवर्म वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाकी स्पिरिट्स भी हुओ युहाओ की तरफ दौड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओशन हार्ट का कर्स उसके बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। उसी पल 5 स्पिरिट्स के दिमाग खाली हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि हुओ युहाओ ने उन्हें क्यों अटाया था। उन सब ने पहले ही मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए अगर हुओ युहाओ मर भी जाता तब भी वो किसी और तरीके से जिंदा रह सकते थे। लेकिन हुओ युहाओ, वो नहीं चाहता था कि उसके लिए कोई और अपनी जान दे। प्रिंसेस ऑफ सील और उसकी बेटी दोनों शॉक हो गई थीं। उन्होंने देखा कि हुओ युहाओ बिना एक पल सोचे टैंग वुटुंग के सामने अपना शरीर ढाल की तरह रख देता है। किसी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना, उनके लिए ये बात समझना मुश्किल था। ये इंसान अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार है। क्या ऐसा इंसान सच में मरने लायक है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र की राजकुमारी का अटैक सीधा हुओ युहाओ की पीठ के पास पहुंच गया था। उसे पूरा यकीन था कि अब हुओ युहाओ और टैंग वुटोंग दोनों टुकड़ों में बिखर जाएंगे। जैसे ही कर्स हुओ युहाओ से कुछ इंच दूर रह गया, आइसी वॉर गॉड्स आर्मर से गहरी नीली रोशनी निकलने लगी। आर्मर अपनी पूरी ताकत से अल्टीमेट आइस रिलीज करके उस कर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहे सोल टूल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी असली ताकत उसकी यूजर पर ही डिपेंड करती है। आर्मर से एक धीमी हमिंग आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मालिक के लिए दर्द में रो रहा हो। तभी एक गहरी सांस की आवाज गूंजी और अगले ही पल हुओ युहाओ किसी बोरी की तरह एक तरफ फेंका गया। जो नीली रोशनी उसके शरीर को छूने वाली थी, वो उसे छू भी नहीं पाई। टैंग वुटुंग हवा में शांत तैर रही थी। उसके पीछे का रेडियंट सन ड्रैगन डांस गायब हो चुका था। आंखें बंद थीं और वो एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह दिख रही थी। लेकिन उसके सामने एक सुनहरा ट्राइडेंट हवा में तैर रहा था। ओशन हार्ट का कर्स सीधा ट्राइडेंट की नोक से टकराया। राजकुमारी का सबसे पावरफुल अटैक, जो अल्टीमेट डुलुओ लेवल के अटैक के बराबर था, एक पल में बेकार हो गया। उसने अपने हाथ में ओशन हार्ट को टूटते देखा और उसकी आंखें फट गईं। तब ट्राइडेंट के पास हवा से एक धुंधली सी फिगर उभरने लगी। जैसे ही वो आदमी सामने आया, पूरा आइस सी एकदम शांत हो गया। समुद्र की सारी लहरें एक पल में रुक गईं। उसके लंबे नीले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। चौड़े कंधे और मजबूत शरीर के साथ उसने एक शानदार नीला रूप पहना हुआ था, जो पानी की तरह लहरा रहा था। उसका चेहरा जवान था, लेकिन उसकी आंखें खाली लग रही थीं। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समा गया हो। कभी कभी उनमें हल्की सी बैंगनी चमक उभर जाती थी। स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, स्काई ड्रीम आइसवर्म, स्टार अनीस मिस्टीरियस आइस क्रास और आइस बेयर किंग सब हवा में जम गए। उनके स्पिरिट फॉर्म्स हिल तक नहीं पा रहे थे। एक तरफ फेंका गया हुओ युहाओ भी हवा में चुपचाप तैर रहा था। राजकुमारी की बेटी का शरीर कांपने लगा। उसने सिर झुका लिया और उस फिगर को देखने की हिम्मत तक नहीं की। राजकुमारी की आंखें और ज्यादा खुल गईं। उसने महसूस किया कि समुद्र के साथ उसका कनेक्शन पूरी तरह टूट गया है। उसकी ताकत तेजी से कम हो रही थी, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। उसकी नज़र बस उस सुनहरे ट्राइडेंट और उस फिगर पर टिक गई थी। तुम समुद्र की राजकुमारी हो। ये आवाज़ डर की नहीं, अथॉरिटी की थी।
उन्हें चोट मत पहुंचाओ। उन्हें अपनी छोटी बेटी के पास ले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। नफरत को अपनी आंखों पर पर्दा मत बनने दो। उस फिगर ने धीरे से ट्राइडेंट उठाया और अगले ही पल ट्राइडेंट से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक पल में पूरा आइस सी सुनहरा हो गया। हर पानी का जीव ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसकी आत्मा शुद्ध हो गई हो। सारी बुरी भावनाएं गायब हो गई थीं। राजकुमारी और उसकी बेटी भी उससे बच नहीं पाई। उनके दिलों में शांति वापस लौट आई। हुओ यूहाओ टैंग वुटुंग और इंसानों के लिए उनके अंदर जो नफरत थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद वो धुंधली फिगर टैंग वुटुंग के पास गई। उसने प्यार से उसके बालों को छुआ और फिर उसका शरीर चमका। वो फिगर और सुनहरा ट्राइडेंट सीधा टैंग वुटुंग के माथे के अंदर वापस चले गए। उसके माथे पर ट्राइडेंट का निशान एक बार फिर चमका और फिर धीरे से गायब हो गया। जैसे ही सुनहरा रंग धीरे धीरे खत्म हुआ, हवा में मौजूद 5 स्पिरिट्स ने फिर से हिलना शुरू किया। सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी गहरे सपने से जागे हों। एक ही पल में हुओ यूहाओ सीधा समुद्र की तरफ फ्री फॉल करने लगा। उसे इतनी दूर फेंक दिया गया था कि गिरते वक्त वो अपनी स्पिरिट से काफी दूर पहुंच चुका था और टैंग वुतोंग अपनी भी बेहोश हालत में हवा में तैर रही थी। यूहाओ! स्नो एम्प्रेस जोर से चीखी और पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ी। तभी प्रिंसेस ऑफ द सी ने अपना हाथ उठाया और एक नीली रोशनी की बीम सीधा हुओ यूहाओ की तरफ छोड़ दी। नहीं! स्नो एम्प्रेस की आवाज कांप उठी। बाकी स्पिरिट्स भी पूरी ताकत के साथ यूहाओ की तरफ भागी, लेकिन प्रिंसेस ऑफ द सी की स्पीड के सामने वो कुछ भी नहीं थी। अगले ही सेकंड नीली रोशनी ने हुओ यूहाओ के पूरे शरीर को निगल लिया। उस वक्त हुओ यूहाओ की 5 स्पिरिट्स को लगा जैसे उनकी सोल्स तक काम गई हों। उनके अंदर एक अजीब सा डर भर गया था। अगर इस पल हुओ यूहाओ को कुछ हो जाता तो उनका आगे का फ्यूचर क्या होता वो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अगला सीन देखकर सबकी आंखें फिर से खुल गई। जो नीली रोशनी हुओ यूहाओ को निगल चुकी थी वो अचानक नीले हवा के बबल्स में बदल गई और उसके शरीर को घेर लिया। उसका गिरना तुरंत रुक गया और वो एक बार फिर हवा में तैरने लगा। स्नो एम्प्रेस सीधा उसके पास पहुंच गई और तुरंत उसके शरीर के अंदर वापस चली गई। इस वक्त प्रिंसेस ऑफ द सी और उसकी बेटियों की आंखों का खूनी रंग पूरी तरह गायब हो चुका था और उनके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। प्रिंसेस ने हुओ यूहाओ की तरफ देखा और धीरे से बोली, स्नो एम्प्रेस, हमें माफ कर दो। लगता है हमसे पहले कोई गलतफहमी हो गई थी। स्नो एम्प्रेस अभी भी संभलने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल अब तक डर से भरा हुआ था। हुओ यूहाओ को खो देने का डर और टैंग वुतोंग की 9 सोल स्किल से निकले उस शैडो का खौफ अब तक उसके अंदर था, क्योंकि जब वो शैडो सामने आया था उसने आसपास की हर चीज़ को दबा दिया था। प्रिंसेस ऑफ द सी, जिसके पास 600,000 ईयर्स से भी ज़्यादा कल्टिवेशन थी, जो लैंड स्पिरिट बीस्ट में टॉप 4 ग्रेट बीस्ट के लेवल पर आती, वो भी उस शैडो का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। टैंग वुतोंग ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। यूहाओ! वो बिना सोचे सीधा उसकी तरफ भागी और उसे कसकर गले लगा लिया। लेकिन एक चीज़ अलग थी, उसकी 9 सोल रिंग अब ग्रे हो चुकी थी, इतनी हल्की के बिना ध्यान दिए कोई देख भी नहीं सकता था। प्रिंसेस ऑफ द सी और उसकी बेटियां धीरे धीरे उनके पास आईं और इस बार उनके चेहरे पर सिर्फ माफ़ी थी। वो टैंग वुतोंग के सामने झुक गईं। नमस्ते सी गॉड मैसेंजर, हम अपने पहले के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते हैं। आप हमारी रोशनी और हमारी गाइड हैं। टैंग वुतोंग ने शांत आवाज़ में पूछा, अब तो तुम समझ गई होगी कि हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। प्रिंसेस ने तुरंत सिर हिला दिया। क्या आप दोनों हमारे समुंदर में हमारे स्पेशल गेस्ट्स बनेंगे? उसे शैडो की हर बात अब तक याद थी और उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। तब स्नो एम्प्रेस की आवाज़ हुओ यूहाओ के शरीर से आई, तुम्हें समझने में बहुत देर हो गई। अगर वुतोंग में अपनी ये पावर पहले ना दिखाई होती तो तुम दोनों अब तक समुंदर की मछलियों का खाना बन चुके होते। प्रिंसेस का चेहरा तुरंत बदल गया। प्लीज़ स्नो एम्प्रेस, हमें एक मौका दे दो। मेरी बेटी मरने वाली है और ये सब मेरी गलती है। अगर तुम उसे बचा सकती हो तो तुम जो चाहो वो हम देंगे। उसकी आवाज़ दर्द से भर चुकी थी और उसके पास खड़ी उसकी बेटी भी रो पड़ी। तुम डिसाइड करो वुतोंग। टैंग वुतोंग ने प्रिंसेस की तरफ देखा और शांत आवाज़ में बोली, हमें अपने बच्चे के पास ले चलो। ये सुनकर प्रिंसेस ऑफ द सी के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसने हाथ उठाया और हल्की नीली रोशनी सबको घेरने लगी। कुछ ही पल बाद वो रोशनी एक बहुत बड़े नीले हवा के बबल में बदल गई और सब उसके साथ समुंदर के अंदर डूब गए। प्रिंसेस ने आई सीज की रूलर होने का असली सबूत दे दिया। जैसे ही ब्लू बबल समुंदर की सतह पर गिरा, उसके आसपास का समुंदरी पानी 2 हिस्सों में फट गया। बबल उन सबको और गहरा समुंदर के अंदर ले जा रहा था, लेकिन उन्हें ना पानी का प्रेशर महसूस हो रहा था और ना ही सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, समुंदर का रंग और गहरा होता गया। सिर्फ ब्लू बबल की हल्की रोशनी ही उनके आसपास को दिखाने के लिए काफ़ी थी। उनके आसपास मौजूद सभी सी क्रीचर्स उस बबल की ऑरा को महसूस करते ही खुद पीछे
हट गए। लगभग 10 मिनट बाद उनकी स्पीड धीरे होने लगी और अचानक हुओ यूहाओ और टैंग वूटोंग की आंखों के सामने एक ऐसा नज़ारा आया जिसे देखकर टैंग वूटोंग भी हैरान रह गईं। समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा अंडर वाटर वर्ल्ड था। महलों जैसी दिखने वाली बिल्डिंग्स हर तरफ बनी हुई थी और उनसे निकलने वाली हल्की ब्लू रोशनी आसपास कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। हर जगह मरमेड्स तैर रही थी और ये सारी बिल्डिंग्स कोरल और रेयर मिनरल्स से बनी हुई थी। ये बिल्डिंग्स इंसानों के स्ट्रक्चर्स जैसी नहीं थी, इनमें समुद्र की अपनी पहचान थी। टैंग वूटोंग ने देखा कि एक मरमेड 5 मीटर बड़े शेल के अंदर से बाहर निकली और तेजी से तैर गई। ये पूरी तरह एक अंडर वाटर किंगडम था। जैसे ही प्रिंसेस ऑफ द सी और उसकी बेटी वापस आईं, आसपास की सभी मरमेड्स तुरंत रुक गईं और उन्होंने सिर झुकाकर रिस्पेक्ट दिखाया। प्रिंसेस ने हाथ हिलाया और सारी मरमेड्स फिर वापस तैरकर चली गईं, लेकिन उनमें से कुछ हुआ यूहाओ और टैंग वूटोंग को हैरानी भरी नज़रों से देख रही थीं, कुछ कंफ्यूज थीं और ज़्यादातर के चेहरे पर नाराज़गी थी। प्रिंसेस ने बबल को कंट्रोल किया और उन्हें एक बहुत बड़े कोरल पैलेस की तरफ ले गईं। ये पूरे अंडरवाटर वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। जैसे ही 2 मरमेड्स बाहर आईं, बबल धीरे धीरे छोटा होने लगा और 2 अलग बबल्स हुआ यूहाओ और टैंग वूटोंग के शरीर के आसपास आ गए। अब भी वो आराम से सांस ले सकते थे और पानी का प्रेशर महसूस नहीं कर रहे थे। मेरे खास मेहमान प्लीज़, प्रिंसेस ने स्पिरिचुअल सेंस के जरिए मैसेज भेजा और उन्हें अंदर चलने का इशारा किया। कोरल पैलेस बहुत बड़ा था, करीब 30 मीटर ऊंचा और 100 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा। इतनी बड़ी बिल्डिंग इंसानों की दुनिया में भी मुश्किल से मिलती थी। महल से पावरफुल स्पिरिट फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे और उसके अंदर अटैक और डिफेंस की शक्ति भी मौजूद थी। प्रिंसेस और उसकी बेटी उन्हें पैलेस के सबसे अंदर वाले हिस्से तक ले गईं। स्नो एम्प्रेस अब भी हुआ यूहाओ के शरीर को कंट्रोल कर रही थी। गॉड सीलिंग स्पेल का इस्तेमाल करने के बाद हुआ यूहाओ की हालत और भी खराब हो गई थी। वो इतनी गहरी नींद में था कि उसकी 5 स्पिरिट्स भी उसकी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस को महसूस नहीं कर पा रही थी। जब वो एक सफ़ेद कोरल रूम के सामने पहुंचे तो दोनों मरमेड्स के चेहरे दुख और उदासी से भर गए। दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर का नज़ारा सामने आया। कमरा बहुत बड़ा था और अंदर हर तरह कीमती ज्वेल्स और डेकोरेशंस रखे हुए थे। इंसान के सर जितने बड़े पर्ल्स, क्रिस्टल जैसे ट्रांसपेरेंट शेल्स और 7 रंग के खूबसूरत कोरल्स हर जगह चमक रहे थे। कमरे के बीच में एक सफ़ेद बेड था जिससे हल्की ठंड निकल रही थी। ये आइस चेट था और उस बेड पर एक यंग मरमेड लेटी हुई थी। वो दूसरी प्रिंसेस जैसी ही दिख रही थी, बस थोड़ी छोटी और पतली थी। उसके लंबे ब्लू बाल और गोल्डन टेल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि जैसे वो कभी भी ख़त्म हो सकती थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और उस पर हार मान लेने वाली हल्की सी चाप थी। ये देखकर प्रिंसेस ऑफ द सी और उसकी बेटी खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए उनके मोती जैसे आंसू पानी में तैरने लगे। प्रिंसेस अचानक टैंग वूटोंग के सामने घुटनों पर बैठ गईं। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अगर आप उसे बचा सकती हैं तो आप जो कहेंगी मैं वो सब करूँगी। टैंग वूटोंग धीरे से उस सोई हुई मरमेड प्रिंसेस के पास गई और उसकी हालत को ध्यान से देखने लगी। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे माफ़ कीजिए प्रिंसेस ऑफ द सी, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रिंसेस ऑफ सी एक पल के लिए जम सी गई। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आम आंसू नहीं थे। हर बूंद सुनहरे मोती की तरह चमक रही थी और उनके गिरते ही पानी के नीचे की पूरी दुनिया कांप उठी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। सी गॉड ने खुद कहा था कि तुम लोग मेरी बेटी को बचा सकते हो। तुम ज़रूर बचा सकते हो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। प्रिंसेस पूरी तरह टूट चुकी थी और बेकाबू होकर रो रही थी। टैंग वूटोंग ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, प्रिंसेस, बात ये नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास वाकई वो क्षमता नहीं है। शायद अगर हो यूहाओ अभी होश में होता तो वो कुछ कर सकता था, लेकिन तुम्हारे साथ हुई लड़ाई में वो बेहोश हो गया है और उसने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर खर्च कर दी। ये सुनते ही समुंदर की राजकुमारी की आंखों में एक झटका सा दिखाई दिया। अब उसे समझ आ गया था कि ये सब उसकी ही वजह से हुआ था। उसने आइस जेड बेड पर लेटी अपनी बेटी को देखा, फिर हो यूहाओ की तरफ देखा और दांत भींच कर बोली, अगर उसने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर खो दी है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। ये बोलते ही उसने अपना हाथ उठाया और पानी में हल्का सा वेव किया। जो सुनहरे मोती उसके आंसुओं से बने थे वो दोबारा उसके सामने इकट्ठा होने लगे। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के उन मोतियों ने चमकना शुरू कर दिया और सीधा हुओ यूहाओ की तरफ उड़ गए। एक मरमेड के आंसू दुनिया के सबसे कीमती मोती माने जाते थे, क्योंकि उनके अंदर प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी भरी होती थी। अगर किसी आम इंसान को उनमें से एक भी मिल जाए तो उसकी इंटेलिजेंस बढ़ सकती थी और उसकी लाइफ भी लंबी हो सकती थी। और समुंदर की राजकुमारी कोई आम मरमेड नहीं थी, वो मरमेड क्वीन थी। ये सुनहरे मोती तभी दिखाई देते थे जब वो हद से ज़्यादा दिखी होती थी। हर एक मोती उसके स्पिरिचुअल ओरिजिन का एक हिस्सा था। आमतौर पर अगर ये मोती समुंदर में घुर जाते तो उनकी एनर्जी वापस उसके शरीर में लौट आती, लेकिन इस वक्त उसने बिना सोचे समझे अपने स्पिरिचुअल ओरिजिन का एक हिस्सा सीधा हो यूहाओ को दे दिया था। हल्की सुनहरी रोशनी हो यूहाओ के आसपास घूमने लगी और धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगी।
उसका स्पिरिचुअल ऑरा तुरंत घना होने लगा और स्नो एम्प्रेस ने भी अपना कंट्रोल हटा लिया। अब हो योहाओ को राजकुमारी की स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने दिया गया। हर सुनहरा मोती हो योहाओ के माथे पर गिरता और अगले ही पल उसके अंदर गायब हो जाता। कुछ देर बाद हो योहाओ की डेस्टिनी आई बिना आवाज के खुल गई। उसके अंदर का ट्रांसलूसेंट सोल कोर तेजी से घूमने लगा और राजकुमारी की विशाल स्पिरिचुअल ओरिजिन को एब्जॉर्ब करने लगा। शुरू में उसका स्पिरिचुअल सोल कोर इतना गहरा था जैसे कोई ब्लैक होल हो, लेकिन स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने के बाद उसके डार्क सोल कोर पर धीरे धीरे एक सुनहरी लेयर जमने लगी। उसका घूमना धीमा होने लगा, लेकिन उसका ऑरा और ज्यादा स्टेबल होता गया। सोल मास्टर्स के लिए सोल कोर को कल्टीवेट करना सबसे मुश्किल काम था। टाइटल डाउलुओ बनने के बाद आगे बढ़ना इतना मुश्किल इसीलिए होता था क्योंकि उन्हें अपने सोल कोर को लगातार और मजबूत बनाना पड़ता था। लेकिन हो योहाओ को जैसे बदकिस्मती के अंदर भी एक वरदान मिल गया था। राजकुमारी स्पिरिचुअल पावर में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सोल बीस्ट्स में से एक थी। उसकी स्पिरिचुअल पावर इविल आई टायरेंट किंग की तरह खौफनाक और दबाव वाली नहीं थी, बल्कि समुंदर के पानी की तरह नरम और गर्माहट से भरी हुई थी। और ये सुनहरे मोती उसके स्पिरिचुअल ओरिजिन के आंसू थे, इसलिए उनके अंदर सबसे शुद्ध स्पिरिचुअल पावर मौजूद थी। इसी वजह से हुए योहाओ को फ्यूजन के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई और उन मोतियों ने उसके सोल कोर को जबरदस्त तरीके से नरिश कर दिया। उसके स्पिरिचुअल सोल कोर में अब एक क्वालिटेटिव एवोल्यूशन हो रहा था। ये बदलाव उसके फ्यूचर में सेकंड सोल कोर बनाने में बहुत मदद करने वाला था। 49 सुनहरे मोती देने के बाद राजकुमारी रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसका स्पिरिचुअल ऑरा पहले से काफी कमजोर हो गया था। अपने स्पिरिचुअल ओरिजिन का इतना बड़ा हिस्सा देने के बाद उसे रिकवर होने में हजारों साल लगने वाले थे, लेकिन उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी थी, अपनी बेटी को बचाना। इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मिलने के बाद हो योहाओ धीरे धीरे अपनी गहरी नींद से जागने लगा। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे सबसे पहले एक अजीब एहसास हुआ। दुनिया कितनी साफ लग रही थी। उसे अपने आसपास की चीजों को महसूस करने के लिए स्पिरिचुअल डिटेक्शन की भी जरूरत नहीं थी। वो फीलिंग बहुत ही मैजिकल थी। है क्या ये पानी के नीचे की दुनिया है? हो योहाओ की यादें तुरंत वापस आ गईं और उसने जल्दी से अपना सिर एक तरफ घुमाया और अगले ही पल उसने राहत की गहरी सांस ली, क्योंकि उसके सामने दो बड़ी गुलाबी नीली आंखें सीधा उसे घूर रही थीं। हो योहाओ जैसे ही होश में आया, उसकी नजर सीधा टंगबुतुंग पर पड़ी। टंगबुतुंग की आंखों में साफ टेंशन दिख रही थी और हो योहाओ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। चाहे कभी भी हो, टंगबुतुंग सबसे ज्यादा उसकी ही फिक्र करती थी। मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। टंगबुतुंग ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसके कंधे पर झुक गई। लेकिन उस वक्त हो योहाओ ने सामने खड़ी प्रिंसेस ऑफ द सी की तरफ देखा। उसका चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में एक आखिरी उम्मीद अभी भी बाकी थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा था। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। अगर तुम उसे बचा लोगे तो मर्मेड तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हो योहाओ को पूरी कहानी नहीं पता थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि अब उनके बीच की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी। वो सीधा आइस स्टेट बेड की तरफ चला गया, जहाँ मर्मेड प्रिंसेस बेहोश पड़ी हुई थी। उसके आसपास बना हुआ एयर बबल अजीब तरीके से हो योहाओ के साथ साथ मूव कर रहा था। अगला ही पल हो योहाओ ने अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट कर दिया। एक इनविजिबल चाइल्ड की तरह उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी मर्मेड प्रिंसेस के शरीर पर फैल गई। और तब हो योहाओ खुद शॉक हो गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। पर्पल डीमन आइज की तरह अब वो और भी ज्यादा डीपली ऑब्जर्व कर सकता था। कुछ देर चेक करने के बाद हो योहाओ की भौएं अचानक से गुड़ गईं। सिचुएशन अच्छी नहीं है, शायद मेरे पास उसे बचाने की कैपेबिलिटी नहीं है। ये सुनते ही प्रिंसेस ऑफ द सी और उसकी बेटियों के चेहरे एक पल में उतर गए। हो योहाओ ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम उसकी स्पिरिट में है। उसकी स्पिरिट उसके बॉडी से अलग हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी स्पिरिट टूट चुकी है और उसके ओरिजिन को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से उसका स्पिरिचुअल सी और लाइफ एनर्जी इतनी तेजी से खत्म हो रहा है। इस कंडीशन में शायद वो एक और दिन भी जिंदा ना रह पाए। प्रिंसेस ऑफ द सी ने अपना दर्द दबाते हुए पूछा, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? हो योहाओ कुछ सेकंड सोचता रहा। सब कुछ मुझे डिटेल में बताओ, किसने उस पर अटैक किया, उसकी स्पिरिट को किस तरह हर्ट किया गया, मुझे सब समझना होगा। प्रिंसेस ऑफ द सी ने बिना देर किए पूरी कहानी सुना दी और कहानी सुनते ही हो योहाओ को सब समझ आ गया। मुझे लगता है उस पर ईवल सोल मास्टर्स ने अटैक किया था। वो उसकी स्पिरिट को वेंचफुल स्पिरिट में कन्वर्ट करना चाहते थे, इसीलिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान उसकी स्पिरिट में गुस्सा और नफरत भरी गई थी। लेकिन प्रोसेस पूरा होने से पहले ही तुम उसे वहां से ले आई और इसी वजह से उसकी ये हालत हो गई। फिर हो योहाओ ने सीधा पूछा,
जब उसकी स्पिरिट निकाली जा रही थी तब तुमने क्या देखा था? प्रिंसेस ऑफ द सी ने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे कुछ नहीं पता। जब मैंने उसे देखा था तब वो पहले से इसी हालत में थी। ये सुनते ही हुओ युहाओ ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। मैं रिस्क लेकर ट्राई करूंगा। प्रिंसेस ऑफ द सी ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया। करो। अगर तुम ट्राई नहीं करोगी तो मेरी बेटी वैसे भी मर जाएगी। हु युहाओ थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। मुझे उसकी स्पिरिट के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे हुआ था, लेकिन उसके लिए मुझे एक ईवल सोल मास्टर जैसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। प्लीज मुझे गलत मत समझना। प्रिंसेस ऑफ द सी ने सीधा जवाब दिया। मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। उसकी आंखों में अब बस एक ही चीज थी, आखिरी उम्मीद। और हुओ युहाओ ने भी गहरी सांस लेकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर दिया। तो दोस्तों, आज का सोल लैंड 2 नॉवल एक्सप्लेन वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।